19 दिसंबर 2020 को एक बार ये लगा था कि G23 ग्रुप जो कांग्रेस में एक बागी नेताओं का बना था कि वो अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि उस दिन G23 के सीनियर नेताओं की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई थी और बाहर आकर गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि हम कांग्रेस अध्यक्ष की बात से पूरी तरह सेटिस्फाई हैं। उस वक्त ये लगा था, लेकिन आज के इस दौर में जब 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में 7 नेता पहुंचे, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, मनीष तिवारी और विवेक तन्खा, उसके बाद से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं शकील अख्तर साहब, उन्होंने एक लेख लिखा है और उसमें से एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि लगता है बिना पद के कुछ लोग कुछ दिन भी नहीं रह सकते। कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के भी देश भर में ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिन्हें कभी कोई पद नहीं मिला, लेकिन उनकी निष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आई। ये लेख लिखा है शकील अख्तर साहब ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दरअसल कल आनंद शर्मा ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि किस तरीके से ISF के साथ समझौता कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो गांधी नेहरू की जो विचारधारा है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो उसके खिलाफ है और जो वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी है उसको अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। ये काफ़ी शर्मनाक है। उसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता और वेस्ट बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने उसका जवाब दिया और कहा कि CPI-M जो फ्रंट है वो उसका अलायंस है और हम उसका एक हिस्सा हैं, कांग्रेस पार्टी उसका एक हिस्सा है और लेफ्ट पार्टीज़ ने अपने कोटे से इस संगठन को सीटें दी हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जिस तरह की भाषा आनंद शर्मा बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी अपने ट्वीट में कहते हैं कि वो कम्युनल भाषा है और जिससे बीजेपी की भाषा वो अपने ट्वीट में कह रहे हैं, यानी एक आर पार की लड़ाई अब G23 के इन 7 नेता जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं उनके और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं के बीच चल रही है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के प्रभारी जतिन प्रसाद ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो समझौता हुआ है उसकी वो हाईकमांड की सहमति से बातचीत करके तब लिया गया है। यानी आनंद शर्मा का जो ट्वीट है वो एक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के फैसले के खिलाफ भी है। यानी अगर जतिन प्रसाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने हाईकमांड से पूछ के समझौता किया है, तो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आनंद शर्मा का जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। G23 के इन 7 नेताओं ने जम्मू में बैठक की और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया और उसमें बाद भाषणों में एक एक करके सबने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कमज़ोर हो गई है और उसे ठीक करने की आवश्यकता है। अब आपको बताते हैं कि G23 का ये जो ग्रुप है ये कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे हुई। दरअसल सोनिया गांधी बीमार थी, गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी और उस वक्त ये चिट्ठी जो है वो इसकी चर्चा होनी शुरू हुई। उस वक्त अहमद पटेल जिंदा थे। अहमद पटेल ने इन कई सीनियर नेताओं को बुला के ये कहा कि कोई पत्र मत लिखो, आप लोग चल के सोनिया गांधी से, कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत कर लीजिए और अगर आप पत्र लिखेंगे तो ये बात मीडिया में लीक हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी पत्र लिखा गया और उसके बाद एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें काफ़ी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने पत्र लिखने की टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़े किए और कहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष बीमार थी, मेरी माँ बीमार थी, उस वक्त ये पत्र लिखा जा रहा था और उसके बाद इसे मीडिया में भी लीक किया गया। उसके बाद बातचीत शुरू होती है और इन सब के बीच में अहमद पटेल का निधन हो जाता है और कांग्रेस कालाकमान की तरफ से कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई कि आप इन सब नेताओं से बातचीत करिए। उसके बाद कमलनाथ और प्रियंका गांधी ने इन सब नेताओं से बातचीत की और आखिर में 19 दिसंबर 2020 को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कुछ सीनियर नेताओं की मुलाकात हुई और सब ने बाहर आके कहा कि हम सेटिस्फाई हैं। अब शुरू होता है कि अब ये नेता जो हैं वो क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ एक पैरेलल कांग्रेस चलाना चाहते हैं। दरअसल इन लोगों की आपत्ति 2 बातों से है। एक पहली बात कि साउथ जो दक्षिण भारत है जो उसके नेता हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। दरअसल आनंद शर्मा को उम्मीद थी कि अगर गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता से हटेंगे तो वो पद उन्हें मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के वरिष्ठ नेता और दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया। उसके बाद लोकसभा में जो नेता हैं वो है अधीर रंजन चौधरी, इसके साथ साथ वो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी हैं, वो भी दक्षिण भारत से आते हैं। इसके अलावा संगठन के जो महामंत्री हैं KC वेणुगोपाल, वो केरल से आते हैं और राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। तो 3 जो महत्वपूर्ण पद हैं वो अभी
दक्षिण भारत के नेताओं के पास है। इन सब नेताओं की इस बात को लेकर आपत्ति है। इसके अलावा इन नेताओं का ये भी कहना है जो G23 में है कि जो 19 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक हुई थी उसमें जो वायदे उनसे किए गए थे उसके विपरीत पार्टी में फैसले हो रहे हैं। G23 नेताओं की पहले मांग क्या थी? उनका ये कहना था कि पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और कांग्रेस प्रेसिडेंट तक के पद के लिए चुनाव होना चाहिए। इस बात को लेकर साफ साफ पिछली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये फैसला लिया गया कि जून में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा, यानी तब तक 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद नया कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अब ये जो लड़ाई इन 7 नेताओं ने फिलहाल छेड़ी है, इसका सीधा संबंध जो है वो जाके जुड़ता है कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से। इसमें सूत्र ये बताते हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को ये कह दिया गया है कि ये कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे तो इन नेताओं को उस बात के ऊपर आपत्ति हो सकती है। अब गुलाम नबी आज़ाद को रिटायर कर दिया राज्यसभा से। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर पार्लियामेंट से हुआ हूँ, राज्यसभा के नेता के तौर पे हुआ, पॉलिटिक्स से नहीं हुआ हूँ। तो कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ अपने नेताओं का एक ग्रुप बनाया जो अलायंस के ऊपर बातचीत करेंगे। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद को साउथ की जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे बातचीत करने के लिए भेजा जाता था। गुलाम नबी आज़ाद अपने आप को इस बात के एक्सपर्ट मानते हैं, चाहे वो डीएमके से बात करनी हो आंध्रा की किसी रीजनल पार्टी से बात करनी हो, तो वो जो काम था वो गुलाम नबी आज़ाद के पास था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ओमन चांडी, दिनेश गुंडूराव और रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये काम दे दिया गया। इस बात से और ज़्यादा आपत्ति गुलाम नबी आज़ाद को हो गई। ऐसे में अब जिस तरीके से आनंद शर्मा के ट्वीट्स और इन नेताओं के बयान ये अब ये दिखाता है कि अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचा है, या तो पार्टी इनके खिलाफ एक्शन ले या ये लोग ऐसे ही अपना जो एक पैरेलल कांग्रेस है वो चलाते रहें। G23 के नेताओं की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो ये मांग पार्टी से कर रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं है। दरअसल इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल गांधी इन नेताओं को मानने को तैयार नहीं है और ये नेता राहुल गांधी की लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं है। अब पार्टी के पास रास्ता है या तो वो ऐसे ही एक पैरेलल कांग्रेस चलने दे या फिर इन्हें निष्कासित कर दे। ऐसा ही एक दौर आया था जब राजीव गांधी का नाम बफोर्स कांड में आया था। उस वक्त के जो बड़े नेता थे जिनमें आरिफ मोहम्मद खान, वीसी शुक्ला, अरुण नेहरू, जब इन लोगों ने वीपी सिंह से अपनी बैठक करनी शुरू की, मुलाकात करनी शुरू की, तो राजीव गांधी ने इन 3 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया था। अब सवाल क्या है कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस आलाकमान काफ़ी कमज़ोर है, इतनी क्षमता दिखाएंगे कि इतने बड़े इन नेताओं को बाहर कर दें? क्योंकि इन्होंने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये लोग ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे। लेकिन जब ऑफिशियल स्टैंड पार्टी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अनुरोध करेंगे इन नेताओं से कि वो इन 5 राज्यों में जाकर जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कैंपेन करें। लेकिन कैंपेन की बजाय जिस तरीके से कल आनंद शर्मा ने ट्वीट किए वेस्ट बंगाल के अलायंस के ऊपर, अब सीधा सवाल सोनिया गांधी के ऊपर है, कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर है कि क्या इस वक्त कमज़ोर आलाकमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इन बड़े नेताओं को, जो अपने आप में काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, क्षत्रप माने जाते हैं, इस वक्त पार्टी से बाहर निकाल सकती हैं? क्या ये ऐसा स्टैंड अभी कांग्रेस पार्टी लेने की हिम्मत जुटा सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर इसका जवाब मिल जाएगा तो कांग्रेस की भविष्य की राजनीति समझने में आसानी होगी।